हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवीके मैथ्स क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ का पार्ट 3। तो पार्ट 3 जो लेक्चर है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट की। आज के इस लेक्चर का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस, तो पहली संक्रिया जो है वो है यूनियन। समुच्चयों पर जो पहली संक्रिया है वो है यूनियन ऑफ सेट या समुच्चयों का सम्मिलन। तो बच्चों ये क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। तो माना कि ए के अवयव होते हैं या तो बी के अवयव होते हैं उभयनिष्ठ अवयव एक बार होते हैं। यानी कि जो दो समुच्चयों का यूनियन हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, हिंदी में इसे संघ कहते हैं। इसके लिए प्रतीक, ये साइन है, प्रतीक है, सिंबल, इसको हम इंग्लिश में यूनियन पढ़ते हैं और हिंदी में कहते हैं संघ। तो दो सेट्स का यूनियन या दो समुच्चयों का संघ जो है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई सेट ए और बी है तो उसमें सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे या सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे। अब ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ अवयव वो एक ही बार होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यदि हम इसे लिखें तो लेट ए बी आर टू सेट्स union of set A and B, union of set A and B are both A and B। हमने ये लेट कर लिया कि A और B कोई टू सेट्स है, तब उनका यूनियन जो होता है वो सेट होता है, उस सेट होता है। और उस सेट में क्या एलिमेंट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर सेट ए, या तो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उसमें, या तो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं, या दोनों के होते हैं। एंड कॉमन एलिमेंट आर रिटन ओनली वन टाइम, एंड कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन एट ओनली वन टाइम। ठीक है बेटा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने समझा। अब इसको हम सेट की लैंग्वेज में किस टाइप से लिखते हैं, कोई दो सेट लेके एक एग्जांपल लेके भी हम इसको समझ सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है, तथा वेन डायग्राम के माध्यम से भी हम इसे समझ सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। मेरे पास कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट है मेरे पास 2 3 4 3 4 5 6। ठीक है बेटा, मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, मैं इन दोनों का यूनियन ले रहा हूँ। तो ए यूनियन बी जो है उसमें जो सारे एलिमेंट आएंगे उनको मैं एक्स बोल रहा हूँ। एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए में और बी में। ठीक है, या तो ए में बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है बेटा, इस टाइप से इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे। एंड इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो आपका आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से सारे एलिमेंट्स आ गए और यहाँ से भी सारे एलिमेंट्स आ गए। दो एलिमेंट 3 4 कॉमन थे, उनको हमने वन टाइम लिखा। इस टाइप से दो सेट्स जो होते हैं उनका यदि यूनियन लिया जाता है तो सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स उसमें आते हैं और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है। इसका मीनिंग ही वही है कि ए यूनियन बी जो है उसमें जितने भी सेट आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं एक्स बोल रहा हूँ, और वो एक्स जो है वो तो या तो ए में आएंगे या तो बी में आएंगे। इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो या तो सेट ए के होंगे या तो सेट बी के होंगे अर्थात, और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको हम कितनी बार लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब यदि इसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझे तो
ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। अब ए यूनियन बी में क्या होता है कि ए के भी एलिमेंट आते हैं और बी के भी एलिमेंट आते हैं। ये हो गया ए के एलिमेंट और ये यहाँ से देखें तो ये हो गए बी के एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, और जो दोनों में कॉमन है ये बीच में जो आ रहा है उसको भी हम वन टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, यदि वेन डायग्राम के माध्यम से हम इसे समझे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस पे लेते हैं। इफ A is a subset of B, then A union B is equals to B। यदि बेटा A B का सबसेट होता है, यानी कि ये जो A सेट है अगर ये B सेट का सबसेट होगा तब A यूनियन B जो है वो B के इक्वल होगा। ये कैसे होगा, और इसी को यदि हम अपोजिटिव लिखें तो यदि B सबसेट है A का तो देन बेटा A यूनियन B जो होगा हमारा वो सेट A होगा। अब कैसे होगा, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। मैंने एक सेट A ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और एक सेट B ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और 4। 1 के सारे एलिमेंट यानी कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में आ रहे हैं, तो A जो है वो B का सबसेट है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का यूनियन लेते हैं। तो A यूनियन B जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, एक सेट होगा जिसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जो A में भी होंगे और B में भी होंगे। तो 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा, तो एक्चुअल में 1 2 3 4 आया और जो कॉमन था उसको एक बार लिख लिया। 1 2 3 4 आया, तो एक्चुअल में ध्यान से देखो ये क्या आ गया, ये पूरा का पूरा सेट B तो आ गया। यही मैंने कहा था फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर कि यदि A B का सबसेट हो, यदि A जो है वो B का सबसेट हो तब A यूनियन B जो है वो किसके इक्वल आता है, B के इक्वल आता है। अब सेम एज इट इज यदि हम इसको उल्टा लेट कर, सेट A जो है मैंने लेट कर लिया 1 2 3 एंड 5 एंड सेट B मैंने लेट कर लिया जिसमें एलिमेंट है 2 और 3। अब यहाँ पर देखो B जो है उसके सारे एलिमेंट A में है, इसका मतलब B जो है वो A का सबसेट है। यदि हम A यूनियन B इस कंडीशंस में लेते हैं तो एलिमेंट्स क्या आएंगे 1 2 3 और 5। इट मीन्स दैट कि A यूनियन B जो है बेटा हमारा क्या आया है 1 2 3 5, यानी कि सेट A आ गया वापस। इतना समझ पा रहे हो, तो A यूनियन B इस कंडीशंस में क्या हो गया A। तो आपको ध्यान रखना है कि जब A जो है वो B का सबसेट होता है तब A यूनियन B के इक्वल होता है, और B जो होता है यदि वो A का सबसेट है तब A यूनियन B जो होता है वो A के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो आइए उनको समझते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों के सम्मिलन के कुछ गुणधर्म, ये हमारा हेडिंग होगा। इसमें हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी होगी बेटा, वो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है यदि हम A यूनियन B लेते हैं तो वो होता है B यूनियन A के इक्वल। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, हिंदी में क्रम विनिमय नियम, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए समझते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य नियम, साहचर्य नियम इंग्लिश में से कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यदि आपके पास 3 सेट है और आपको तीनों का यूनियन निकालना है, तो पहले 2 का यूनियन निकाल के बाद उसके बाद उसके तीसरे के साथ यूनियन ले लो, या फिर पहले का यूनियन बाद के 2 का यूनियन निकाल के उसके साथ ले लो, दोनों इक्वल आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा जो आपका रूल है आप यहाँ पर लिख सकते हो तत्समक का नियम, यानी कि A यूनियन फाई जो होगा वो एक्चुअल में आपके पास आ जाएगा A आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो का नियम, क्या लिखोगे तत्समक का नियम, और लॉ ऑफ आइडेंटिटी इंग्लिश में क्या लिखोगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि फाई जो है फाई को हम क्या कहते हैं, इस ऑपरेशन U का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फाई इज अ फाई संक्रिया का तत्समक अवयव होता है, तत्समक
अवयव होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम फोर्थ रूल लिख रहे हैं, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं। फोर्थ रूल जो है वो होता है ए यूनियन ए, वापस क्या मिल जाएगा ए। इसको हम बोलते हैं वर्ग सम नियम। क्या कहते हैं? वर्ग सम नियम। और वर्ग सम नियम जो है उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसमें ए यूनियन ए से लेंगे तो वापस हमको ए मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम फिफ्थ की बात करें तो लॉ ऑफ यू की बात करें, ठीक है, तो यू जो है यानी यूनिवर्सल सेट जो है उसका हम यूनियन लेंगे सेट ए से, तो वापस हमको मिल जाएगा सेट यू। इसे बोलते हैं हम यू का नियम, लॉ ऑफ यू, यू का नियम, लॉ ऑफ यू। ठीक है बेटा, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे यूनियंस की, संक्रिया की, तो वो प्रॉपर्टी हमने लिख ली कौन कौन सी होती है। क्रम विनिमय, साहचर्य नियम, तत्समक का नियम, यहाँ पर वर्गसम नियम, और ये जो है नियम यू का नियम। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से हमारे दूसरे ऑपरेशंस की। दूसरा ऑपरेशन जो है वो इंटरसेक्शन है। दूसरा जो ऑपरेशन है वो हमारा वो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। पहले इसे हिंदी में समझते हैं फिर इसे अंग्रेजी में समझेंगे। तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे? दो समुच्चयों, ए अवयव होते हैं, अवयव होते हैं जो ए तथा बी दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक है, और इसे हम एक प्रतीक, सिंबल, किस सिंबल से डिनोट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो समुच्चय का सर्वनिष्ठ है इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं ये, जिसे हम इंटरसेक्शंस कहते हैं। तो इंग्लिश में यदि इसे हम समझे, लेट ए एंड बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट द इंटरसेक्शंस, सॉरी यहाँ पर स्मॉल आएगा, द इंटरसेक्शंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट। ठीक है, अब यदि बेटा इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उसमें जो एलिमेंट आते हैं वो सारे एलिमेंट एक्स इस सच दैट इस टाइप से होते हैं कि एक्सेस बिलोंग्स टू ए एंड एक्सेस बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए और बी जो दोनों में हो। ठीक है बेटा, यहाँ पर एंड का मतलब हिंदी में हम लिखेंगे और जो ए में भी हो और बी में भी हो, यानी कि दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, दोनों में जो कॉमन हो, वही एलिमेंट को हम यहाँ पर एक्स कहेंगे। तो इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? एक्स। वो सारे एलिमेंट एक्स हैं और वो एक्स किस में बिलोंग करता है? ए और बी दोनों में। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वही ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पर इसे समझते हैं, जिसमें एलिमेंट है 1 2 6 7 और कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है बेटा, आपको कहा गया है कि इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन या संग पता कीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स रेशो एक्सेस बिलोंग्स टू ए एंड एक्सेस बिलोंग्स टू बी। या तो ए से एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में हो, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में ऐसे कौन से एलिमेंट है? 1 2 और 1 2। तो एक्स के जो सारे वैल्यूज हैं वो क्या होंगे? जो ए और बी दोनों में हो, मतलब क्या होगा? 1 और 2। तो ये हमने फाइंड कर लिया यहाँ से इंटरसेक्शन। और भी कई, इसमें भी कई प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं यहाँ पर। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन यदि ए जो है बी का सबसेट है, देन ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए के इक्वल होता है। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है? ए के। एंड ए इज अ एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यदि बी ए का सबसेट है तो क्या होगा? देन ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल होगा? बी के। तो आइए इन्हें भी कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। मैंने कोई सेट ले लिया ए पहले को समझने के लिए, जिसके एलिमेंट है मेरे पास x, y, ठीक है, और कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट है x, y, z।
अब यदि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा A इंटरसेक्शन B, तो वो क्या आ जाएगा, ए से सारे एलिमेंट वो एक से होंगे और एक से क्या होंगे, वो A और B दोनों में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से A इंटरसेक्शन B जो है हमारा वो क्या आने वाला है, A और B दोनों में कौन बिलोंग कर रहा है, X और Y, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, X, Y। A इंटरसेक्शन B, अब एक्चुअल में देखो A इंटरसेक्शन B जो है X, Y और X, Y क्या है, A है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड आप खुद से भी प्रूव करके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं समुच्चयों के कुछ इंटरसेक्शंस के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस। सर्वनिष्ठ की गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा इंटरसेक्शन की, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो B इंटरसेक्शन A के इक्वल होता है, और इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। पिछली बार भी मैंने दिखाया था कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव रूल। सेकेंड जो है बेटा वो है A इंटरसेक्शन B जो है, अगर उसका इंटरसेक्शन हम बाद में C के साथ ले तो यही जो है A इंटरसेक्शन और बाद के दोनों इंटरसेक्शन के साथ ले उसके इक्वल होगा, और इसको हम बोलते हैं हमारा साहचर्य नियम, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ये सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल जो है उसमें आप दोनों चीज़ें एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, फाई का रूल या फिर यू का रूल, है ना। तो यदि A इंटरसेक्शन आपने फाई किया तो क्या आंसर आएगा, आराम से सोचो। फाई क्या है, फाई एक रिक्त समुच्चय जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है और A में सारे एलिमेंट्स हैं, तो आप इन दोनों में अगर इंटरसेक्शंस देखोगे तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या आएगा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, और यदि इसी में और A का इंटरसेक्शन अगर ले लिया आपने U से, तो क्या आएगा, U और A, U क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें A के सारे एलिमेंट होंगे। एक तरीके से ये देखेंगे कि U जो है ना वो यूनिवर्सल सेट है तो A उसका सबसेट ही होगा, तो A इंटरसेक्शन U क्या होगा, आ जाएगा A, क्योंकि दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे, A के ही कॉमन होंगे, क्योंकि U तो यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट अगर A के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल है तो A तो U का सबसेट हो गया, इसका मतलब इंटरसेक्शन U क्या आ गया, A आ गया। तो यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगा दिया, फाई तथा U का नियम, फाई तथा U का नियम, रूल ऑफ फाई एंड U, वो है वर्ग सम नियम, यानी कि A का इंटरसेक्शन यदि A से लेंगे तो वापस आपको A ही मिलेगा, इसको हम बोलते हैं वर्ग सम नियम या आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्ग सम नियम या आइडेम्पोटेंट रूल या लॉ। ठीक है, अब फिफ्थ जो है आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको लेके एक रूल बता सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है A का इंटरसेक्शन यदि B यूनियन ऑफ C के साथ हो जाए तो ये हो जाएगा A का इंटरसेक्शन B के साथ, A का इंटरसेक्शन B के साथ बीच में यूनियन है तो ये लगा दिया बीच में यूनियन, और फिर A का इंटरसेक्शन C के साथ। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण या बंटन नियम, और इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो ये हमने दूसरा ऑपरेशन पढ़ा सेट्स का। दूसरा ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन है, और उसको हम नोटेशन सिंबल, उसका सिंबल क्या है उस ऑपरेशन इंटरसेक्शन का, इसका सिंबल ये है। ठीक है, और यूनियन का सिंबल अगर हम बात करें, सिंबल ऑफ यूनियन, तो वो है ये। ठीक है बेटा, तो ये है सिंबल यूनियन के लिए, ये सिंबल है इंटरसेक्शन के लिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से हमारे तीसरे ऑपरेशन की। डिफरेंस ऑपरेशन पढ़ने से पहले हम A इंटरसेक्शन B को जो है वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो जो आपका A इंटरसेक्शन B होगा उसका वेन डायग्राम कैसे होगा, आइए समझते हैं उसे हम। कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है और कोई एक सेट A है और दूसरा सेट B है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब ऐसा भाग, ऐसे अवयव जो दोनों में बिलोंग करते हो, तो ये वाला हिस्सा जो है वो दोनों में बिलोंग कर रहा है तो इसको आप सेटेड कर देंगे, और ये जो है ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा A इंटरसेक्शन B को शो करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने वेन डायग्राम समझ लिया। और अब जो हमारा थर्ड वाला ऑपरेशन है उसकी बात करते हैं।
तो थर्ड वाला जो ऑपरेशन है वो है दो समुच्चयों का अंतर या डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, या तीसरा जो ऑपरेशन है आपका समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर इंग्लिश में से कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या कहते हैं? डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होगा? हिंदी में सबसे पहले इसे समझते हैं, दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों A तथा B का अंतर वह समुच्चय होता है जिसके अवयव A में है किंतु B में नहीं। ठीक है, इंग्लिश में इसके हम समझेंगे तो डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B are written as A minus B and is the set of all those elements all those elements of A which is not belongs to B। यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B written as A minus B and is the set of all those elements of A which is not belongs to B। यानी कि यदि हम दो सेट्स का डिफरेंस लेंगे तो उसको सबसे पहले हम A माइनस बी से प्रदर्शित करेंगे। और डिफरेंस क्या होता है? दो सेट्स का डिफरेंस जो होता है उसे सेट बिल्डर फॉर्म में समझे तो ये होता है कि A माइनस बी में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं मैं उनको x बोल रहा हूँ, और वो x क्या है? x में जो आएंगे एलिमेंट वो A के ही होंगे, एलिमेंट जो है वो A के होंगे एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू B। यानी कि जो पहले वाला सेट होगा उसमें बिलोंग करेंगे, दूसरे वाले सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। यदि मैं यहाँ पर B माइनस A ऑपरेशन ले लेता हूँ तो इसमें जितने भी सेट आएंगे, जिसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको मैं x बोल रहा हूँ, और वो x क्या है? x इज बिलोंग्स टू B, वो x B के ही एलिमेंट होंगे एंड x जो है वो A के एलिमेंट यहाँ पर नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमने तीसरा जो हमारा ऑपरेशन पढ़ लिया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के कुछ एग्जांपल और वेन डायग्राम समझते हैं। मैंने कोई सेट A ले लिया जिसके एलिमेंट है आपके पास A, E, I, O और U। ठीक है बेटा, और आपके पास कोई सेट B है जिसके एलिमेंट है A, E और I। आपको पता करना है डिफरेंस A से B में, यानी A से B का डिफरेंस पता करना है, जिसको हम लिखेंगे A माइनस बी। तो A माइनस बी जो होगा बेटा क्या होगा? x रेशो x बिलोंग्स टू A एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू B। यानी कि इन दोनों सेट्स के डिफरेंस में जो सेट है, इन दोनों सेट का डिफरेंस का जो सेट है उसमें जो एलिमेंट आएंगे उनको हम x बोल रहे हैं, और वो सारे x सिर्फ A में बिलोंग करेंगे, वो B में बिलोंग नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट यहाँ से उठाओ A, E, I, O, U, तो इसमें से वो एलिमेंट नहीं लेना है जो B में है, सिर्फ वो वाले एलिमेंट लेना है जो A में है और B में नहीं है। तो ऐसा कौन से हैं? O और U। हमने O और U को क्यों लिया? हमने O और U को इसलिए लिया क्योंकि ये एलिमेंट तो B में भी है, ये एलिमेंट तो E में भी, ये एलिमेंट तो B में भी है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों सेट के डिफरेंस में पहले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वही इन दोनों सेट के डिफरेंस में बिलोंग करते हैं, और पहले सेट के वो एलिमेंट नहीं बिलोंग करते हैं जो दूसरे सेट में होते हैं। तो O और U दूसरे सेट में नहीं है, इसलिए A माइनस बी यानी इन दोनों के डिफरेंस में आपको बिलोंग करेगा सेट O एंड, यानी कि दो एलिमेंट बिलोंग करेंगे O और U। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कोई सेट A है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और कोई सेट B है उसके एलिमेंट्स है आपके पास 2, 3, 6 एंड 7। ठीक है बेटा, यदि आपने इनका डिफरेंस निकाला तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? अब इसमें से वो एलिमेंट सारे आएंगे जिनको हम x कहेंगे, और x वो सिर्फ A में बिलोंग करेंगे और x जो है वो B में बिलोंग नहीं करेंगे। यानी कि इनके डिफरेंस में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सेट A के होंगे, और A के वो एलिमेंट नहीं होंगे जो किसमें होंगे? B में। तो 2, 3, 2, 3 नहीं लेंगे तो क्या आएगा? वहां पर 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो A और B के डिफरेंस में जो एलिमेंट्स आने वाले वो है 1, 4 और 5, क्योंकि 1, 4 और 5 ओनली बिलोंग करते हैं A में, B में बिलोंग नहीं करते हैं।
ठीक है बेटा। यदि हम इसको वेन डायग्राम से समझे तो a माइनस बी क्या होता है, आइए वेन डायग्राम से समझते हैं। तो कोई यूनिवर्सल सेट के लिए हमने रेक्टेंगल बना लिया, इसमें दो सर्कल ले लिए हमने, एक को सेट ए बोल रहे हैं, एक को हम सेट बी बोल रहे हैं। तो a माइनस बी क्या होता है, यानी कि जो आपका सेट ए है, पूरा ये सेट ए है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से आपने ये बी वाला पोर्शन है इसको हटा दिया, मतलब कि मैं इस भाग की बात कर रहा हूँ, तो इस वाले भाग को हम कहते हैं बेटा यहाँ से a माइनस बी। क्या कहते हैं, a माइनस बी, क्योंकि पूरा a था उसमें b का इतना पार्ट था उसको हमने हटा दिया, ये a माइनस बी। अब इधर वाला जो है ये पूरा b है, उसमें से ये वाला पार्ट हटा दो, a का हिस्सा हटा दो, तो ये क्या बचेगा, ये जो पार्ट बचेगा इसको मैं रेड से बना रहा हूँ और इसको क्या बोल रहे हैं वो भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो इस पार्ट्स को हम बोलेंगे, इस पार्ट्स को बोलेंगे b माइनस a। ठीक है बेटा, तो तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक्चुअल में क्या है कि पूरे सेट A में से हमने क्या माइनस कर लिया है, ये जो A इंटरसेक्शन B है इसको माइनस कर लिया है। ठीक है, तो हमको क्या मिल चुका है, A माइनस बी। तो A माइनस बी को आप ये भी समझ सकते हो कि आपने सेट A में से क्या माइनस कर दिया, A इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया। B माइनस A को आप दूसरे शब्दों में क्या समझ सकते हो कि पूरे सेट B में से आपने क्या माइनस कर दिया, A इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया। इज दैट क्लियर राइट नाउ। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे चौथे ऑपरेशन की। चौथा ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या समुच्चयों का पूरक। तो आइए जानते हैं कि समुच्चयों का पूरक या कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। चौथा ऑपरेशन है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चयों का पूरक, सेट्स, समुच्चयों का पूरक। ठीक है, समुच्चयों का पूरक जो है हिंदी में हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि माना कि U कोई सार्वत्रिक समुच्चय है तथा A कोई समुच्चय इस प्रकार है कि A जो है वो सबसेट है, किसका सबसेट है, U का, तब A का पूरक समुच्चय A का पूरक समुच्चय A डेस, A के ऊपर C लगा दो, से परिभाषित होता है। यानी कि इस A का यदि हम पूरक समुच्चय निकालें, कॉम्प्लीमेंट निकालें इस A का, तो वो क्या होगा, A डेस होगा या फिर AC होगा। ठीक है बेटा, इस टाइप से वो परिभाषित होगा। A का पूरक समुच्चय A डेस या AC से परिभाषित होगा। अब एक्चुअल में इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है आइए हम समझते हैं। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। A आपने ले लिया कोई सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बेटा, अब आपको दिख रहा है A जो है U का सबसेट है। आप यहाँ पर अगर A डेस निकालोगे तो A डेस जो है उसमें सिर्फ एलिमेंट वही आएंगे जो A में नहीं है। तो 1 2 3 यानी कि एलिमेंट तो किसके आएंगे, U के आएंगे, और U के वो एलिमेंट आएंगे जो A में नहीं है, मतलब क्या आएगा, 4 5 आएगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो A डेस को एक्चुअल में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने U में से माइनस कर दिया A, क्योंकि U में से A माइनस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि x रेशियो x से बिलोंग्स टू U, x से U में बिलोंग करेगा एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि A डेस जो है दो समुच्चयों का जो दो समुच्चय हमारे पास, एक समुच्चय A बराबर 1 2 3 और दूसरा समुच्चय है सार्वत्रिक समुच्चय जिसे हम U बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट U, जिसमें एलिमेंट्स आपके पास है। अब आपको A डेस निकालना है, तो A डेस क्या होगा, A डेस में एलिमेंट जो आएंगे ना वो सब एलिमेंट किसके आएंगे, U के आएंगे, और वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो A में है, वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो A में है, वो एलिमेंट आएंगे जो A में नहीं है। तो A में कौन सा नहीं है, 4 और 5 A में नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 और 5। एक तरीके से हम A डेस को ऐसा भी लिख सकते हैं U माइनस A। ठीक है बेटा, और उसका सेट बिल्डर फॉर्म हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि किसी समुच्चय का पूरक हम यहाँ पर किस टाइप से ले सकते हैं। आइए इसे वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके लिए हम आयत बनाते हैं और दो सर्कल है हमारे पास, एक सेट A के लिए और एक सेट B के लिए। हम यहाँ पर A डेस की बात करें तो A डेस के लिए हमें आवश्यकता है, यदि हम दोनों समुच्चयों को एक साथ लेके बात करें
तो हम इसे किस टाइप से समझेंगे वो दूसरी बार बता दूंगा। पहली बार हम इतना समझते हैं कि आपके पास कोई सेट ए है, तो यदि बेटा आपके पास सेट ए है तो आप इसको कैसे बनाओगे, तो आप इसको सेडेट कर दोगे। ये हो गया ओनली ए के लिए वेन डायग्राम, ठीक है। लेकिन आप किसके लिए फाइंड कर रहे हो, आप एडेस के लिए फाइंड कर रहे हो। तो एडेस के लिए फाइंड कर रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या होगा पता है, ये कोई सेट ए हो गया और ये यूनिवर्सल सेट है। तो यदि आप एडेस के लिए वेन डायग्राम बना ले तो एडेस का मतलब होगा ए को छोड़ के सब कुछ, यू का ए को छोड़ दो, यू का सब कुछ। यानी कि सीधा अर्थ ये हो रहा है कि एडेस में सिर्फ एलिमेंट तो आते हैं वो यू के आते हैं, और यू के वो एलिमेंट नहीं आते जो ए में है। बात समझ पा रहे हो, ए को छोड़ के सब कुछ। यू के एलिमेंट आएंगे किसमें, एडेस में। एडेस में एलिमेंट्स आएंगे यू के, क्योंकि एडेस क्या होता है, यू माइनस ए। इट मीन्स दैट एक्स रेशो एक्स इज बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि अब यदि हम पूरक की बात करें, ए के पूरक की बात करें, तो ए के पूरक में ए के एलिमेंट नहीं आएंगे, एलिमेंट तो आएंगे यू के, और यू के वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो ए में है। बात समझ पा रहे हो, ए के अवयव को छोड़ के सारे एलिमेंट्स वो जो यू में बचेंगे, तो बाहर के एलिमेंट्स जो है, ठीक है। ये ए का मैंने आप लोगों को वेन डायग्राम बना के बताया, ये ए डेश का है, ठीक है। ये वेन डायग्राम किसका है, ए डेश का, और ये किसका है, ए का। तो बना लीजिए, समझ आ गया आपको। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ से पूरकों के कुछ गुणधर्म की, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो पहली जो प्रॉपर्टी है पूरकों के गुणधर्म की, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगी, न ही एसोसिएटिव होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे ए यूनियन ए डेज से, तो ए का यूनियन यदि ए डेज से लेंगे ना तो यूनिवर्सल सेट यू आ जाएगा, ठीक है बेटा। एंड यदि हम ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे, किससे ले लेंगे, ए डेज से, तो आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर आपको सत्यापित करके भी बता सकता हूँ। बेटा आपने कोई सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और आपने एक सेट ले लिया यूनिवर्सल सेट यू जिसके एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। आपने इस ए का एडेस, ए का कंप्लीमेंट निकाला, तो वो क्या होता है, यू माइनस ए। अब यू माइनस क्या होता है, एक्स रेशो एक्स इज बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि इसमें सारे यू के एलिमेंट्स वो आएंगे जो ए में नहीं है, तो क्या आएंगे 3 4 और 5। बात समझ रहे हो, तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, एडेस निकाल लिया, ठीक है बेटा। अब ए और एडेस का यूनियन जो है, ए और एडेस का यूनियन क्या होगा, ए यूनियन एडेस, इसका और इसका यूनियन देखेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5। यूनियन में क्या होता है आपको बता दूं मैं कि एक्स रेशो एक्स इज बिलोंग्स टू ए, एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज बिलोंग्स टू एडेस। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे और, सॉरी क्या लिखेंगे, और, यानी कि ए में बिलोंग करेंगे एलिमेंट्स और एडेस में भी बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। यानी कि ए यूनियन एडेस में जो एलिमेंट्स आते हैं वो किसके आते हैं, या तो ए के होते हैं, आइदर ए के या एडेस के। तो ए के और एडेस के दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो एक्चुअल में आपने क्या देखा, ये आ गया यूनिवर्सल सेट। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ए यूनियन एडेस जो है बेटा आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। आप जो है इस ए इंटरसेक्शन एडेस को भी यहाँ पर डिफाइन करके देख सकते हो। देखो ए इंटरसेक्शन एडेस क्या होगा, ए इंटरसेक्शन एडेस। अब किसी का भी इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन होता है, एक्स रेशो एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू एडेस। यानी कि एंड लग गया, मतलब दोनों में आना चाहिए, दोनों में जो कॉमन आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखो 1 2 जो है और 3 4 5 अलग अलग, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इसका एलिमेंट कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी, रिक्त समुच्चय या 5। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन एडेस हमने कहा 5, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हमारे यहाँ पर सत्यापित हो गया। आइए हम बात करते हैं सेकेंड, वो है डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन्स रूल, तो डी मॉर्गन्स रूल क्या होता है, डी मॉर्गन्स के एक ही रूल में 2 रूल बता देता हूं मैं आपको। यदि ए यूनियन बी का बेटा डेस ले ले तो होता है ए इंटरसेक्शन बी डेस के इक्वल। यदि इसी का सेकंड यदि हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी डेस बोल दें तो वो हो जाएगा ए डेस यूनियन बी डेस। तो ये हो गया आपका डी मॉर्गन्स रूल। अब डबल सप्लीमेंट रूल क्या होता है, डबल सप्लीमेंट रूल, इसे हिंदी में ही पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे, डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन का नियम। इंग्लिश में बोलते हैं डी मॉर्गन से रूल, हिंदी में कहते हैं डी मॉर्गन का नियम। डबल सप्लीमेंट रूल यानी कि द्विपूरक नियम। कौन सा नियम, द्विपूरक नियम। तो द्विपूरक नियम क्या होता है, यदि कोई ए डेस है, यदि उसका भी आपने वापस डेस ले लिया तो वो क्या आ जाएगा, वापस वही सेट ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपने लिख लिया द्विपूरक का नियम। अब यदि आपने 5 है उसका डेस ले लिया, 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है और उसको छोड़ दिया तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं यू में। एंड यदि आपने u का डेस ले लिया, यानी कि जो सार्वत्रिक
समुच्चय है उसी का टेस्ट ले लिया, उसके सारे एलिमेंट छोड़ दिए तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब क्या आएगा 5। तो बेटा ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज थी, किसकी प्रॉपर्टीज थी, कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक यहाँ से होने वाला है वो टॉपिक जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ। अब हम बात करते हैं दो समुच्चयों के संघ और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, अर्थात प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट। हम यहाँ पर व्यवहारिक प्रश्नों की यदि हम बात करें तो इसी टॉपिक को हम ये भी बोल सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। यहाँ पर हम सेट्स की कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है और इस पर जो व्यवहारिक प्रश्न होंगे उन्हें हम कैसे समझेंगे, तो पहले कार्डिनलिटी समझते हैं। तो जैसे कि बेटा कोई सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है आपके पास x, y, z, e और o, तो आप ए की कार्डिनलिटी पता करोगे, ए के कार्डिनल नंबर, तो ए में जितने एलिमेंट होंगे वो होगा ए का कार्डिनल नंबर। तो 1 2 3 4 5, ए का कार्डिनल नंबर हो गया 5। यदि आप सेट बी की बात करो, यदि सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 6, तो बताओ सेट बी की कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनल नंबर सेट बी का क्या है, तो सेट बी का कार्डिनल नंबर यहाँ से हो गया 4। तो इस टाइप से आप जो है ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर भी पता कर सकते हो और ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर भी पता कर सकते हो। यदि इन दोनों सेटों का आप यूनियन पता करोगे तो इन दोनों सेटों का यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो है निकाल लेते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट इसके भी आएंगे इसके भी आएंगे क्योंकि सभी डिफरेंस है। तो 1 2 3 6 x y z e o। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो कितने आ रहे हैं इसमें, ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो गए 4 और 4 8 और 1 9। तो ये हो गया ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर 9। यदि हम बात करें इन दोनों के इंटरसेक्शन की तो इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर यदि ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी की बात करें तो वो होगी 0, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इनमें दोनों में कॉमन हो ऐसे एलिमेंट को लिखना है आपको। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये एक एम्प्टी सेट है जिसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर खाली करली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका जो ए इंटरसेक्शन बी है बेटा, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आ रही है। तो ये कार्डिनलिटी की बात हो गई। अब डे टू डे लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं और उन पर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर है वो है 50, ठीक है, और ए जो है ए का कार्डिनल नंबर है 28 और बी का कार्डिनल नंबर जो है वो है 32। तो आपको पता करना है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे। अब इस टाइप से क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। तो वो फॉर्मूला क्या है, कैसे बना, सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, जब व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जब ए और बी में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा तब क्या होगा बेटा, यदि आप ए यूनियन बी निकालोगे तो वो आएगा एन ए और एन बी के इक्वल। ये एक फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी के जो कार्डिनल नंबर है वो एन ए प्लस एन बी के इक्वल होंगे। कि सर नहीं समझ आया, कहने का मतलब ये कि आपने कोई एक सेट ले लिया ए जिसके एलिमेंट है 1 2, आपने कोई सेट ले लिया जिसके एलिमेंट है 3 4। अब इन दोनों में कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, यदि आप इन दोनों का यूनियन ले लोगे तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा बेटा, आपका इन दोनों का यूनियन होगा 1 2 3 एंड 4, यही होगा आपका यूनियन। यानी कि इसका कार्डिनल नंबर पता करो, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना आएगा, एन ए यूनियन बी, कितने एलिमेंट है 4, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 4। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से यहाँ पर देखो ये तो 4 ले लिया आपने। एन ए का कार्डिनल नंबर कितना है, तो एन ए का कार्डिनल नंबर यहाँ पर 2, तो ये हो गया 2। एन बी का कार्डिनल नंबर कितना है 2, तो 4 बराबर 4, ये सत्यापित हो गया। अर्थात यदि ये चीज ध्यान रखना कि जब ए इंटरसेक्शन बी जो 5 हो तब ए यूनियन बी जो होता है वो एन ए प्लस एन बी, यानी कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर ए और बी के कार्डिनल नंबर के सम के इक्वल होता है। यदि ऐसा आ जाए इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, यदि ए और बी का जो इंटरसेक्शन वो 5 के इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी के। अब ये कैसे होगा, आइए इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। बेटा आपको ये समझना है, ये कोई मैंने ग्राफ ले लिया जिसमें एक सर्कल ए बना दिया, सर्कल बी बना दिया, ए और बी। यदि हम ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा वाला भाग होता है। ठीक है बेटा, ए यूनियन बी में क्या होता है, एन ए का पूरा पोर्शन आ गया, एन बी का पूरा पोर्शन आ गया, और ये वाले को हमने 2 बार गिन लिया, किसमें
ए यूनियन बी में। अब ए यूनियन बी में ये 2 बार आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार हटाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर एक बार आएगा। तो आपने इन दोनों का जो मिक्सिंग वाला पोर्शन था, दोनों का जो कॉमन पोर्शन था, उसे हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। आपने उसको हटा दिया, उसको 2 बार लग रहा था तो एक बार हटा दिया, तो अब एक बार ये आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को यदि हटा दिया तो आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। ये पूरा ए यूनियन बी था, ये पूरा सेट ए था एंड ये पूरा सेट बी था, इन दोनों को इकट्ठा किया तो ये वाला पार्ट 2 बार आ गया, तो उसको हमने एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक से बात समझ आ रही है? फिर से एक बार बताता हूँ, ए यूनियन बी में क्या होता है, ये ए है और ये वाला सेट क्या है, सेट बी है। अब इसमें यदि इनका यूनियन लेते हैं तो ये वाला पार्ट जो है, जिस पर मैंने ज़्यादा डार्क कर रखा है, या फिर उसको मैं रेड से शेडेड कर देता हूँ, तो ये वाला पार्ट जो है 2 बार आता है, बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, तो ये तो 2 बार गिन रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार जो है माइनस कर देंगे। ये एक बार हमने माइनस कर दिया। अब इसको जो हम क्या बोलते हैं, ये दोनों का कॉमन पार्ट है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के प्रयोग से हम उस क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैंने ली थी उसको सोल्व करेंगे। तो ये आपका एक फॉर्मूला होगा जो आपके लिए यूजफुल होगा। एक और फॉर्मूला जो आप 3 शेड्स में यूज करोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या होगा, वो होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी सी, और माइनस ऑफ, माइनस उधर लगा दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन ए इंटरसेक्शन सी एन प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा ये जो है आपका फॉर्मूला, ये भी आपको यूजफुल होगा। तो फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी कि जो लास्ट एक्सरसाइज होगी उसको सोल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आइए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेता हूँ और उससे मैं क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा था कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो आपके पास 50 है, 50 है, और एन ऑफ ए जो है वो 28 है, और एन ऑफ बी जो है वो आपके पास कितना है, 32 है। तो आपको क्या पता करना था, ए इंटरसेक्शन बी पता करना था। ठीक है, तो सिंस आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है बेटा, अब ये एन ए कितना है आपके पास, एन ए है 28। ठीक है, एन बी कितना है आपके पास, एन बी है 32, और ए यूनियन बी कितना है, 50 है आपके पास। क्या पता करना है आपको, ये एन ए इंटरसेक्शन बी पता करना है। ठीक है, तो इसको इधर से माइनस को इधर प्लस में ले आओ, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इन दोनों को पहले जोड़ दो, ये हो जाएगा 30 और 20 50, और ये 8 और 2 10 60 हो जाएगा, और इस 60 में से इसका ट्रांसफर कर दिया मैंने 50। आप लोग 11th स्तर पर हो इसलिए थोड़ा डायरेक्टली कर दिया मैंने, 60 में से 50 आएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन थे वो कितने मिल जाएंगे, यहाँ से 10 मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर राइट नाउ? आप इसको वेन डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, देखो ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, और हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो सेट ए में प्रॉपर कितने एलिमेंट है, 28 है, मतलब यहाँ और यहाँ 28 है। तो इन दोनों की पहले बात करें तो दोनों के कितने यहाँ पर 10 है। सबसे पहले हमको ये फील करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यानी ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है तो वो 10 है। अब टोटल ए में कितने हैं, 28, तो सिर्फ इसमें कितने आएंगे, 18, क्योंकि 18 और 10 28, सिर्फ ए में 18 और दोनों में यानी कि पूरे ए में आएंगे 28। अब पूरे बी में कितने आएंगे, 32, तो 10 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 22। ठीक है बेटा, 22 और 10 32 और 8 40 और 10 50, ये टोटल एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हम वो जो क्वेश्चंस है उसको सोल्व कर सकते हैं, और उससे हम इस टाइप के व्यवहारिक दैनिक जीवन की व्यवहारिक जीवन के कई प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, और हमारे चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करो। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।